Hey guys, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So today I have come up with another video for the economics. ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है because I also had my examinations. काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो डाली है मैंने, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास स्टूडेंट्स के आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड फॉर दी एसएससी एग्जामिनेशन वीडियो. हमारी कंट्री में बहुत सारे बच्चे हैं जो एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं. इट्स अ वेरी गुड एग्जामिनेशन, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है. तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की इस एग्जामिनेशन के बारे में. ये एग्जामिनेशन 2 टीयर्स में होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2. टीयर 1 में आपके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जनरल क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं. एंड टीयर 2 थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है. सो जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं ये दोनों ही टीयर्स में आते हैं. टीयर 1 में जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, इस सेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के आते हैं. सो दीज स्लाइड्स, दीज वीडियोज़ आई एम गोइंग टू कम अप नाउ, ये आपके टीयर 1 के एग्जामिनेशन के लिए हैं. अगर आप ये वीडियोज़ और ये वाले कॉन्सेप्ट्स, ये वाली स्लाइड्स पढ़ लेते हो तो टीयर 1 के जितने भी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे, वो आप 100% सॉल्व कर पाओगे. आफ्टर दीज वीडियोज़ आर डन, आई विल स्टार्ट विद द टीयर 2 ऑफ द इकोनॉमिक्स. टीयर 2 इकोनॉमिक्स थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, थोड़ी डिफिकल्ट है, कोर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा. बट एज ऑफ नाउ इन वीडियोज़ पर फोकस करते हैं. ये अप्रॉक्सीमेटली 120 कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें मैंने सारा का सारा सिलेबस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हर चीज़ का मतलब इसमें सभी टॉपिक्स कवर्ड हैं, सभी के बेसिक्स कवर्ड हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू रिक्वायर फॉर योर टीयर 1 एग्जामिनेशन. किसी भी चीज़ का बेसिक आपसे पूछा जा सकता है. स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट, हम स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो आपने 11th में या अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी हैं. जिन स्टूडेंट्स ने नहीं भी पढ़ी है इकोनॉमिक्स अपने स्कूल में, ये वीडियोज़ भी उनको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि हर चीज़ बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आई होप यू लाइक द एफर्ट्स. कोशिश ये रहेगी कि जितने भी 120 स्लाइड्स हैं, मैं कम से कम वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कवर करूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्विकली. ऑल राइट, सो दिस इज़ अबाउट मी. आई एम UGC नेट क्वालिफाइड प्रोफेसर. मैं पहले एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करती थी, वेर आई यूज टू टीच इकोनॉमिक्स. टुडे आई एम वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एज एन एक्चुअल स्पेशलिस्ट. सो इसके बारे में बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्विकली. ये हैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके लिए टीयर 1 एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे. बेसिक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. अब एज यू कैन सी सभी के सभी टॉपिक्स हैं. नेशनल इनकम, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग, मनी, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रैक स्ट्रक्चर, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंडिया के बारे में आते हैं. अगर आप अपना टीयर 1 का सिलेबस देखते हो तो उसमें जनरल अवेयरनेस में एक सेक्शन है अबाउट इंडिया. तो इंडिया के ऊपर प्रैक्टिकल सिनारियो, इकोनॉमिक सिनारियो, इस तरीके के क्वेश्चंस में ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने ज़रूरी हैं. सो शुरू करते हैं जल्दी से. ऑल राइट, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स क्या है? टिल टुडे देयर हैज़ बीन नो सिंगल डेफिनेशन जो कि इकोनॉमिक्स को 100% एक्सप्लेन कर पाए. कुछ बिट्स एंड पीसेज में कुछ हाई क्वालिफाइड इकोनॉमिस्ट ने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल अर्न लिविंग. पैसे कमाने के तरीके को, जिस तरीके से लोग या इकोनॉमी अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसे हम बेसिक टर्म्स में इकोनॉमिक्स कहते हैं. इन शॉर्ट, इकोनॉमिक्स इज एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मनी, राइट. J.R. हिक्स बहुत ही फेमस इकोनॉमिक्स हैं. इन्होंने डेफिनेशन दी, इट इज़ ए कोऑपरेशन. अब आपको ये डेफिनेशन ना पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लगेंगी, बट आई विल ट्राई कि मैं इन डेफिनेशंस को ब्रेक करके आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि ये लिखा क्या है. इट इज़ द कोऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स. यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो वर्कर्स हैं जो उनके लिए काम करते हैं, जब ये मिल के गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, किस लिए? टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कस्टमर्स. इसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये जो टर्मिनोलॉजी है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये फर्स्ट टाइम एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिश ने दी थी 1933 में. तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है. और जॉन मेनर्ड केन्स, इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं. अब ये नाम आप लोगों ने पहले जिस भी स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, केन्शियन थ्योरी आपने सुना होगा, वही केन्स हैं. इनका नाम J.M. केन्स लिखा होता है बुक्स में. द फुल नेम इज़ जॉन मेनर्ड केन्स. इन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. अब ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के 4 डेफिनेशंस हैं. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हु गेव द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, हु गेव द मटेरियल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो बेसिकली ये इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स की कुछ ऐसी डेफिनेशंस दी जिन्हें हम हेड दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी थी उसे वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है. ही सिंपली सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. बेसिकली उन्होंने बोला
कि जो इकोनॉमीज़ हैं, जो इकोनॉमी से मेरा मतलब है कंट्रीज़ हैं, जो इकोनॉमीज़ हैं वो अपनी वेल्थ पे डिपेंड करते हैं टू जनरेट गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, बेसिकली एक्टिविटीज़ दैट द कंट्रीज़ और द नेशंस और द इकोनॉमीज डू टू एक्वायर वेल्थ, अपनी वेल्थ इकट्ठा करने के लिए, इसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो दिस इज द वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। सेकेंड डेफिनेशन है मटीरियल या फिर वेलफेयर डेफिनेशन, ये दी थी आल्फ्रेड मार्शल ने। ही सेड इकोनॉमिक्स इज बेसिकली टू एक्वायर मटीरियल थिंग्स। मटीरियल थिंग्स मतलब मनी, गुड्स, इस तरीके की चीज़ें को एक्वायर करने के प्रोसेस को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। उनका व्यू ये था कि इकोनॉमिक्स की स्टडी क्या है, ऑल द एक्शंस दैट पीपल टेक टू एक्वायर वेल्थ फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर। मतलब वो वेल्थ या मटेरियल्स को एक्वायर करना चाहते हैं अपने इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, तो उसे हम मटेरियल या वेलफेयर डेफिनेशन कहते हैं। एंड इट वाज गिवन बाय आल्फ्रेड मार्शल। देन केम द स्कार्सिटी डेफिनेशन, ये दी थी लियोनेल रॉबिन्स ने। इन्हें हम लॉर्ड रॉबिन्स के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने डेफिनेशन दी, हमें पता है 11th स्टैंडर्ड में भी ये चीज़ पढ़ाई गई है। द रिसोर्सेज आर स्कार्स बट द वांट्स आर अनलिमिटेड। मतलब हमारी जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं, तो हमेशा स्कार्सिटी रहती है। दैट इज़ व्हाट हिज डेफिनेशन। ही सेड स्कार्स रिसोर्सेज यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको अलोकेट करना प्रॉपर तरीके से कि जितनी ज़्यादा नीड्स हम पूरी कर सकें, इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसी एक्टिविटी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ही सेड इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज सो दैट दी स्कार्स रिसोर्सेज कैन मीट द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं बट रिसोर्सेज उनको पूरा करने के लिए लिमिटेड हैं। तो ये डेफिनेशन दी थी लॉर्ड रॉबिन्स या और लियोनेल रॉबिन्स ने। देन एट लास्ट पॉल सैमुएल्सन, ये एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने इन सभी डेफिनेशंस को कंबाइन करने की कोशिश की। ही गेव अ फाइनल एंड अ कॉम्प्रोमाइज डेफिनेशन, जिसमें सभी का थोड़ा थोड़ा हिंट उन्होंने लिया। सो लेट्स रीड द डेफिनेशन। दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीट अमेलगमेशन ऑफ प्रीवियस डेफिनेशंस। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हु गेव द amalgamated or a final or a compromised definition of economics? So the answer is Paul Samuelson. It states that wealth is used for employing scarce resources that have substitute uses, मतलब ऐसे resources जिनके बहुत सारे uses हैं। मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताती हूँ, जैसे कि लैंड। इंडिया में अब लैंड तो लिमिटेड ही है। अब या तो आप उस लैंड में खेती बाड़ी कर सकते हो या आप इंडस्ट्री ग्रो कर सकते हो, एक ही चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आके प्रोड्यूसर को डिसाइड करना है कि वो इस लैंड पे खेती बाड़ी करे या फिर इंडस्ट्री को दे, इंडस्ट्री को सेटअप करे। तो अब क्या है, जो रिसोर्स है यानी कि जो लैंड है वो लिमिटेड है, उसके जो यूजेस हैं वो ऑल्टरनेटिव हैं, यानी कि उसके यूजेस को या तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा सकते हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगा सकते हैं, तो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यही डिसीजन लेना कि कौन से यूज़ के उसको लगाएं जिससे कि हमें बेटर से बेटर आउटपुट मिले, इसी डिसीजन मेकिंग को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, राइट। द गुड्स एंड सर्विसेज मेड आउट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर यूसेज, फिर हम उसको लोगों में बांटेंगे। मतलब एज अ प्रोड्यूसर आप डिसाइड करोगे कि मैं ये प्रोड्यूस करूँ या ये प्रोड्यूस करूँ, सो दैट जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं गुड्स प्रोवाइड कर सकूँ या अपने इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए मेरे लिए कौन सा बेटर है, इसी चीज़ को इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो दीज आर द 4 मेजर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ, मटीरियल डेफिनेशन गिवन बाय आल्फ्रेड मार्शल, स्कार्सिटी डेफिनेशन गिवन बाय लॉर्ड रॉबिन्स, एंड फाइनल और कॉम्प्रोमाइज डेफिनेशन जो कि कंबाइंड डेफिनेशन थी गिवन बाय पॉल सैमुएल्सन। मूविंग अहेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2 ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की। पहली बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो वर्ड का मतलब ही होता है छोटा, माइक्रोस्कोप जिससे हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। तो माइक्रो मीन्स सिंगल यूनिट और स्मॉल यूनिट। तो जब आप 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो या 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, डिमांड ऑफ वन कमोडिटी, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, इनकम ऑफ वन कंज्यूमर, आउटपुट ऑफ वन प्रोड्यूसर। तो जब हम वन यूनिट, सिंगल यूनिट की स्टडी करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी टू अंडरस्टैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप लार्ज स्केल पे समझना चाहते हो कि इकोनॉमिक्स काम कैसे करती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स सिंगल यूनिट में कैसे काम करती है, उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। देन कम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि ओवरऑल लेवल पे काम करती है। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया डिमांड ऑफ वन पर्सन, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया डिमांड ऑफ द कंप्लीट कंट्री जिसे हम एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया आउटपुट ऑफ वन प्रोड्यूसर, राइट।
लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया नेशनल आउटपुट, पूरी कंट्री कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया इनकम ऑफ वन पर्सन, एक पर्सन अपनी इनकम से कैसे कौन कौन से गुड्स परचेज करता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया नेशनल इनकम, पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, राइट। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल यानी कि ऑन अ होल लेवल काम करता है, ये एग्रीगेट वेरिएबल्स को ही स्टडी करता है। व्हेन आई से एग्रीगेट वेरिएबल्स, इसका मतलब है वो वेरिएबल जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स एडेड हैं, जैसे कि नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट में कंट्री में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है सबको ऐड करके मिलाया गया है, तो ये एक एग्रीगेट वेरिएबल है। जैसे कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक एग्रीगेट वेरिएबल है बिकॉज इन्फ्लेशन इज व्हाट, इट इज़ द चेंज इन द प्राइसेस, चेंज इन प्राइसेस ऑफ व्हाट, ऑफ ऑल द कमोडिटीज़। पूरी कंट्री में जितनी भी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं सबके प्राइसेस को चेंज को एग्रीगेट करके हम इन्फ्लेशन निकालते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एग्रीगेट वेरिएबल। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट हम हर सेक्टर में देखते हैं। अगर मैं आज बोलूँ कि इंडिया में इतने % अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मेरा मतलब है कि सभी सेक्टर्स को मिला के टोटल करके एक एग्रीगेट निकाल के इतनी एम्प्लॉयमेंट है। सो दीज आर एग्रीगेट वेरिएबल्स, इनकी स्टडी को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अल्टीमेट लेवल पे, जो कि एक ब्रॉडर लेवल पे अगर आप किसी कंट्री को रन करना चाहते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑलराइट। तो ये जो थ्योरीज हैं, जितनी भी हमने केंशियन थ्योरी हम पढ़ते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, मनी, जो केंशियन थ्योरीज हैं, बहुत ही मॉडर्न थ्योरीज हैं, बहुत ही अच्छी थ्योरीज हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, आज भी इनकी एप्लीकेशन की जाती है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आती हैं, ऑलराइट। सो दिस द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, किसी भी तरीके से लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के हेर फेर करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ व्हाट इज़ माइक्रो एंड व्हाट इज़ मैक्रो, इट शुड बी क्लियर। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे एंड दे विल आस्क यू दिस कम्स अंडर व्हाट हेड, वेदर इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वहाँ अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगानी है कि क्या ये एक एग्रीगेट वेरिएबल है या एक इंडिविजुअल वेरिएबल है, तो हम उससे डिसाइड करेंगे वेदर इट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आफ्टर दीज स्लाइड्स आर डन, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम अप विद द क्वेश्चंस जो कि टियर 1 एग्जामिनेशंस में इकोनॉमिक्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस की भी एक वीडियो आई विल कम अप विद। मूविंग अहेड, इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से एक कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी की जा रही हैं, हाउ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डन इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक सिस्टम। सिंपल सी बात है, 3 तरीके इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आउटपुट, मार्केट मैकेनिज्म सब प्राइवेटली ओन होता है, यानी कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, ऐसी इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। एडम स्मिथ को फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्यों बोला जाता है? उनकी ये आइडियोलॉजी थी, एडम स्मिथ की ये आइडियोलॉजी थी कि जो एक इकोनॉमी होती है वो हमेशा फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए। दैट मीन्स किसी भी गुड का प्राइस उसके डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होना चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड बी फ्री मार्केट मैकेनिज्म, यानी कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के आइडिया को ज़्यादा प्रमोट करते थे, या उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी इसी तरीके से चलनी चाहिए। गवर्नमेंट की लीस्ट इंटरफेरेंस होनी चाहिए, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, गवर्नमेंट हमेशा, वी हैव सीन इन इंडिया ऑल्सो, कभी कभी गवर्नमेंट किसी कुछ चीज़ों के प्राइसेस फिक्स कर देती है कि इससे नीचे इसका प्राइस नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए डिमांड मार्केट में है या नहीं। सो दैट इज सोशल इंटरफेरेंस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होगा, ठीक। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ अ फ्री इकोनॉमी। यहाँ पे जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस डिसाइड होते हैं वो मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू डिसाइड होते हैं। व्हेन आई से मार्केट मैकेनिज्म, मेरा मतलब है डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होते हैं। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस मिनिमम होती है और मार्केट ही डिसाइड करेगी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो उसकी प्रोडक्शन इकोनॉमी में नहीं होगी। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से ही बनाएंगे, इसमें सोशल वेलफेयर का मोटिव नहीं होता, ठीक है। तो उनका, दे हैव कंप्लीट फ्री विल ऑफ व्हाट दे वांट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट दे डोंट वांट टू प्रोड्यूस। कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज़ जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं वो हैं यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। दीज आर कंप्लीटली फ्री इकोनॉमीज़। यहाँ की गवर्नमेंट इकोनॉमिक मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती, ऑलराइट। देन कम्स सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑन द कॉन्ट्री ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे
कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये गवर्नमेंट ही ओन करती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन डिसाइड करेगी वो पब्लिक वेलफेयर से डिसाइड करेगी। अब गवर्नमेंट यहाँ पे ये देखेगी कि किस गुड को प्रोड्यूस करने से लोगों की भलाई होती है। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव को सेकेंडरी मोटिव रखा जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। इसके जो फादर हैं उन्हें हम कार्ल मैक्स इज़ द फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि उनकी जो आइडियोलॉजी थी उनके अकॉर्डिंग द इकोनॉमी शुड बी रन एंड कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। इस तरीके की इकोनॉमी को प्लान्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्लान्ड इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट इस इकोनॉमी को चला रही है तो प्लानिंग के साथ चला रही है, और गवर्नमेंट जो कहेगी वही होगा, इसलिए इसे कमांड इकोनॉमी कहते हैं। चाइना एंड वियतनाम आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, बट एज ऑफ टुडे 100% सोशलिस्ट इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज एज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ओनली, सोशलिस्ट इकोनॉमी कभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट विटनेस नहीं कर सकती। दे कैन नॉट सी ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि अगर आपका मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, आपका मोटिव से सोशल वेलफेयर है, तो इनकी डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाती है। So as of today, there is no absolute social economies, but still China and Vietnam, the governments over here have considerable power over the economic activities, इसलिए हम इन्हें social economist कह सकते हैं। और लास्ट में आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। दिस इज डेफिनेटली कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जॉइंटली ओन हो सकते हैं। गवर्नमेंट, कुछ सेक्टर्स को गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है, कुछ सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर भी ओन कर सकते हैं, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे दोनों के दोनों ही मिलके काम करते हैं। सो दे को एग्जिस्ट एंड वर्क टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमी का जो मोटिव है प्रॉफिट वेलफेयर भी होता है और सोशल वेलफेयर भी होता है, सब कुछ होता है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मिक्स्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। इसके अलावा इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राज़ील भी मिक्स्ड इकोनॉमीज़ के एग्जाम्पल हैं। प्रैक्टिकली बोले तो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमी, ओनली द डिग्री वैरीज कि कितना ज़्यादा कितनी what is the ratio between the capitalist and the socialist structure। तो आइडियली देखा जाए तो सभी इकोनॉमीज मिक्स्ड इकोनॉमीज ही होती हैं। नन ऑफ देम इज 100% कैपिटलिस्ट एंड 100% सोशलिस्ट। ये एक प्रैक्टिकल सी बात है। ऑल राइट, मूविंग अहेड, नेशनल इनकम। तो नया कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है एक कंट्री की इनकम। ठीक है, अब एक कंट्री की इनकम कैसे निकाली जाए। एक कंट्री की इनकम होती है बेसिकली एक इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी हो रही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मेरा मतलब है ऐसी सभी एक्टिविटीज़ जो दोज आर रिलेटेड टू मनी। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप स्कूल में जा रहे हो पढ़ने, अ टीचर इज़ टीचिंग यू, दैट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वाई? बिकॉज यू आर पेइंग फीसेस एंड द टीचर इज़ गेटिंग द सैलरी। लेकिन अगर आपके घर पे आपको आपकी मम्मी पढ़ा रही है, इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू योर मदर एंड योर मदर इज़ नॉट रिसीविंग एनी सैलरी। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, what is an economic activity and what is not an economic activity. Any activity that can be measured in terms of money is an economic activity. ठीक है, तो national income is a comprehensive measure of all the economic activities in the country. ठीक है, तो national income कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि हमारी फर्दर इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी चल रही है, और इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि जो हमने अभी तक प्लानिंग करी है, आर वी एबल टू मीट दोज ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। ठीक है, so in simple terms it is the total money value of all the final goods and services produced in the country in a particular period of time। इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, नॉर्मल केसेस में 1 ईयर में, एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो मनी वैल्यू है उसको ऐड करते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमें 1 ईयर ही लेना है। और यहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है, ये हम Tier 2 एग्जामिनेशन की स्टडीज़ के टाइम पे पढ़ेंगे, बट थोड़ा लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रीफ ऑफ इट। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जैसे कि कॉटन की बात करते हैं, बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है। एक फार्मर ने कॉटन का पेड़ उगाया, उसने कॉटन बॉल्स निकाली और उसने मिल इंडस्ट्री को दे दी। मिल इंडस्ट्री ने उस कॉटन से थ्रेड बनाया और उन्होंने थ्रेड आगे किसी और फैक्ट्री को दे दिया। उस फैक्ट्री ने उस थ्रेड से फाइबर यानी कि एक कपड़ा बनाया और आगे किसी और फैक्ट्री को दे दिया। उस फैक्ट्री ने उस कपड़े से एक फ्रॉक बनाई और फिर वो फ्रॉक एक रिटेल शॉप में गई सेल होने। तो यहाँ पे कितने सारे स्टेजेस में गुड्स गया। बट व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, क्या आप यहाँ पे कॉटन बॉल, उस थ्रेड, उस फैब्रिक और उस फ्रॉक सबके प्राइजेस को ऐड करोगे? नो, आप सबके प्राइस को ऐड नहीं करोगे। आप सिर्फ
जो फाइनल फ्रॉक जो कि रिटेल शॉप पे गई है फाइनल कस्टमर के पास, उसकी वैल्यू को हम ऐड करते हैं। इसे हम कहते हैं द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि अगर आप बीच वाले गुड्स एंड सर्विसेज जिनको हम इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं, अगर आप उन्हें भी ऐड करते हो तो डबल काउंटिंग हो जाती है। तो डबल काउंटिंग से क्या होगा, आपकी नेशनल इनकम ओवर एग्जैजरेट हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही, अब ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, वो कभी डिटेल में पढ़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ इतना समझिए, ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर एडेड इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। ठीक है, अब नेशनल इनकम मैंने आपको बता दिया, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये वैल्यू किस तरीके से निकाली जाए, इसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। देयर आर 8 मेजर्स। यहाँ पे मैंने आई थिंक से 4 डाले हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि 8 कैसे होते हैं। देयर आर 8 मेजर्स। उसके लिए आपको 3 फॉर्मूला समझने की ज़रूरत है। पहला फॉर्मूला है ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। अगर आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, जब आप किसी मशीन को या किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल मैं एक घर को यूज़ कर रही हूँ कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए। अब जब मैं उस घर को यूज़ कर रही हूँ तो उस घर की लैंड यूज़ हो रही है, उस घर की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, दीवारें ख़राब होंगी, कुछ ना कुछ होगा, कुछ डेप्रिसिएशन होगी। तो ग्रॉस होता है टोटल। टोटल आपने कितना बनाया, टोटल आपने कितना निकाला, लेकिन उस टोटल को बनाने में कुछ आपका लॉस भी हुआ होगा, कुछ आपका डेप्रिसिएशन भी हुआ होगा। तो जब हम उस ग्रॉस में से उस डेप्रिसिएशन वाले पार्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है नेट। तो दिस इज वन फॉर्मूला, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। ये पहला फॉर्मूला याद करो। सेकेंड फॉर्मूला इज डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ माई कंट्री। मतलब मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो मेरी कंट्री की बाउंड्री के अंदर लोगों ने कितना कमाया, दैट इज़ द डोमेस्टिक इनकम। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि हैं तो इंडियंस लेकिन रहते बाहर हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि रहते तो इंडिया में हैं बट इंडिया के नेशनल्स नहीं हैं। तो जब हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में से अपने नेशनल्स जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं उनकी इनकम को ऐड करते हैं, और ऐसे लोग जो कि इंडिया के नेशनल्स नहीं हैं लेकिन इंडिया में रहते हैं उनकी इनकम को माइनस करते हैं, तो हमारे पास आता है नेशनल इनकम। सो देयर इज अ डिफरेंस, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। सो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो हमारी इनकम आ रही है, माइनस इनकम टू अब्रॉड, अंदर से जो इनकम बाहर जा रही है। इसको जब हम, इस फॉर्मूले को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास आता है डोमेस्टिक एंड नेट। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम, एज सिंपल एज दैट। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसे हम बोलते हैं फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसको हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ये दूसरा फॉर्मूला। सो पहला फॉर्मूला ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। दूसरा फॉर्मूला डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। और तीसरा फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइजेस एंड फैक्टर कॉस्ट। एक फ्रॉक का एग्जांपल लेते हैं, वो 200 की बनी है, क्या वो मार्केट में भी 200 की बिकेगी? नहीं, मार्केट में वो 300 की बिकेगी। अब आप सोचोगे कि ये 100 रुपीज़ प्रॉफिट है, जी नहीं। इकोनॉमिक्स में जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट एडेड है, कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट एडेड है। हम क्या कहते हैं, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर की जो फीस है वो प्रॉफिट ही होती है। लैंड की फीस हो गई रेंट, लेबर की फीस हो गई वेजेस, कैपिटल की फीस हो गई इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर की फीस होगी वो होगी प्रॉफिट। तो जो 200 रुपीज़ है इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो फिर ये 300 का मार्केट में क्यों बिक रहा है? व्हाट इज़ दैट 100 रुपीज़? ये 100 रुपीज़ होते हैं टैक्सेस। जब गवर्नमेंट को टैक्स देता है, आपने देखा आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो उस पर बिल लगता है, CGST, SGST, GST, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो हमने बोला नेशनल इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये वैल्यू आपको मार्केट प्राइस पे निकालनी है या फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें जो डिफरेंस होता है वो टैक्स का होता है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अनियन की बात करते हैं। अनियन की प्रोडक्शन हुई, लेट्स से इस बार बारिश हुई बहुत ज़्यादा, तो फार्मर्स बहुत ज़्यादा अनियन प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो अनियन की जो कॉस्टिंग आई वो बहुत ज़्यादा आई। लेट्स से अनियन की कॉस्टिंग आई 50 रुपीज़ की। अब 50 रुपीज़ का अनियन कॉमन मैन तो के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मार्केट में वो अनियन 40 रुपीज़ का बिक रहा है। ठीक है, फार्मर को कॉस्ट आई 50 रुपीज़ की, लेकिन मार्केट में वो 40 रुपीज़ का बिक रहा है। तो ये बचे हुए 10 रुपये फार्मर को कहाँ से मिल रहे हैं? ये गवर्नमेंट दे रही है। इसे हम बोलते हैं सब्सिडी। तो ऐसा भी हो सकता है दैट फैक्टर कॉस्ट इज़ हायर देन मार्केट प्राइस।
ऐसा भी होता है कुछ गुड्स में कि मार्केट प्राइस कम होते हैं, उस केस में गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को ऐड करो, सब्सिडी को माइनस कर दो, यू विल गेट द मार्केट प्राइस। तो ये 3 फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब इसके बेसिस पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, अब आपको सारे अच्छे सामने आ जाएंगे। पहला बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाम ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेशनल इनकम को हम जीडीपी मेजर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इंडिया में जो ईयर है, जो हम कहते हैं कि फॉर अ ईयर होना चाहिए, तो इंडिया में ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अदरवाइज इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट। अगर आप एक्चुअल मनी वैल्यू देखोगे तो इंडिया 7th नंबर पे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, लेकिन अगर आप पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी से देखोगे तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट नंबर पे। ये मैं आपको 1-2 स्लाइड्स के बाद एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज पीपीपी। अभी कंफ्यूज ना करने के लिए आई एम नॉट ब्रिंगिंग दिस फॉरवर्ड। सेकेंड आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नाम से समझ में आ गया। इट इज़ द जीडीपी माइनस द डेप्रिसिएशन, इट इज़ द जीडीपी एडजस्टेड आफ्टर द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो हो गया हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमेशा जीडीपी से कम ही होगा, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन माइनस में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मशीन को आप यूज़ कर रहे हो और उस मशीन की वैल्यू बढ़ गई है, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी फैक्टर को यूज़ करते हो प्रोडक्शन के लिए, उसकी वैल्यू कम ही होती है ओवर द टाइम। तो एनडीपी इज दिस। जीएनपी नाम में पता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट इज़ द टोटल मेजर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम द करेंट प्रोडक्शन, इंक्लूडिंग द, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जो हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसकी तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला हो गया ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है तो आपका ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव होगा, तो मतलब आपके पास ज़्यादा इनकम आई है बाहर से कंपेयर टू जितनी गई है। सेकेंड इसका कॉम्पोनेंट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन्स। बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरे को लोन्स देते हैं, तो आपने कुछ कंट्रीज से लोन्स लिया हुआ है, उस पर आप इंटरेस्ट दोगे, और कुछ कंट्रीज़ को आपने लोन दिया हुआ है, वहाँ से आपके पास इंटरेस्ट आएगा। तो इसका जो बैलेंस हो गया। एंड थर्ड होता है प्राइवेट रेमिटेंसेस। कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर काम करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे हो गई, तो इनके में भी आउटफ्लो और इनफ्लो चलता रहता है। इसके बैलेंस को जो हम निकालते हैं उसे हम प्राइवेट ट्रांसफर्स, प्राइवेट रेमिटेंसेस कहते हैं। तो ये तीनों मिला के हमारे पास इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉम्पोनेंट बनता है। अब समझो इंडिया का के केस में हमेशा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव ही होगी। क्यों? क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स हमारे इम्पोर्ट से कम है, मतलब हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं और हमारे एक्सपोर्ट कम है, तो ज़्यादा पैसा बाहर जाता है कंपेयर टू जितना पैसा बाहर से अंदर आता है। प्लस हमारे ऊपर लोन्स भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट स्टिल हमारे ऊपर एक्सटर्नल लोन्स हैं जिस पे इंडिया को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंडिया का हमेशा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी से कम ही होगा, क्योंकि जीडीपी मतलब डोमेस्टिक विद इन द बाउंड्री जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से हमारी इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस हो जाती है। तो इंडियाज़ जीएनपी इज़ ऑलवेज लोअर देन इंडियाज़ जीडीपी। ठीक है, अब हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। एनएनपी इज़ ऑल्सो नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब इन चारों को आप फैक्टर प्राइस पे कैलकुलेट करना चाहते हो या मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना चाहते हो, इसके बेसिस पे देयर आर 8 ways of measuring the national income. I hope it's pretty clear. There are 8 ways of measuring the national income. GDP at market price, GDP at factor cost, 2 हो गए। NDP at market price, NDP at factor cost, 4 हो गए। GNP at market price, GNP at factor cost, 6 हो गए। NNP at market price and NNP at factor cost, 8 हो गए। Clear? So these are different measures of national income. अभी आगे है, यहाँ पे एनएनपी लिखा हुआ है, एनएनपी सिंपली डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइसेस। वैल्यू, आप जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकाल रहे हो, वेदर आप उसे मार्केट प्राइस पे निकालना चाहते हो या फैक्टर कॉस्ट पे निकालना चाहते हो। मैंने आपको बताया फैक्टर कॉस्ट में
इकोनॉमिक्स में ब्रॉडली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड की कॉस्ट होती है रेंट, लेबर की कॉस्ट होती है वेजेस एंड सैलरीज, रेंट कैपिटल की कॉस्ट होती है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट होती है प्रॉफिट। तो इन चारों कॉस्ट को मिला के जो अमाउंट बनता है उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट में जब आप टैक्सेस को ऐड करते हो और सब्सिडीज़ को माइनस करते हो तो आपके पास मार्केट प्राइस आता है, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। इसके अलावा कुछ और तरीके की इनकम्स हैं। पहला आता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इट इज़ द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल बिफोर टैक्सेस, टैक्स से पहले, अभी टैक्स वैक्स कटने से पहले जितनी आपकी इनकम है उसे हम पर्सनल इनकम कहते हैं। जब आप उसमें से टैक्स माइनस कर देते हो तो उसे हम बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि ये वो इनकम है अब आप इसे डिस्पोज कर सकते हो, यानी कि स्पेंड कर सकते हो, राइट। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट जब आप मार्केट में, जब आपके पास सपोज आपकी सैलरी आई, आपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने शुरू कर दिए, आपने सारी अपनी पर्सनल इनकम खत्म कर दी, तो गवर्नमेंट को टैक्स भी तो देना है। गवर्नमेंट ये थोड़ी बोलेगी कि अच्छा आपके एक्सपेंडिचर में सारे पैसे खर्च हो गए, अब आप हमें टैक्स मत दो, नहीं। गवर्नमेंट बोलेगी इतनी आपकी इनकम थी, हमें इस पर इतना टैक्स चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है और कितना एक्सपेंडिचर नहीं किया है। तो पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस विल गिव यू द डिस्पोजेबल इनकम। एंड लास्ट आता है पर कैपिटा इनकम। नाम से पता चल रहा है पर कैपिटा, पर पर्सन की इनकम कितनी है कंट्री में। कैसे निकालेंगे? जो भी हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है उसको हमारी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, उससे पता चल जाएगा कि हर पर्सन की इनकम कितनी है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेजर, कोई बहुत अच्छा मेजर नहीं है किसी कंट्री की ग्रोथ को समझने का। क्यों? क्योंकि जो नेशनल इनकम है वो हाईली अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ लोगों के पास बहुत बेइंतहाशा अंधाधुंध पैसे हैं और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो पर कैपिटा इनकम विल डेफिनेटली नॉट गिव यू द एक्चुअल स्टेटस ऑफ द कंट्री, बट स्टिल ये एक मेजर है। इससे हमें ये पता चलता है, मोर और लेस ये पता चल जाता है कि कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है और कंट्री में पर पर्सन की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। दैट्स इट। अदरवाइज इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी गुड मेजर टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स, राइट। ऑल राइट, अब यहाँ पे हम पीपीपी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो मैंने आपको पहले बोला था, परचेजिंग पावर पैरिटी। वो अब मैं पहले आपको यहाँ पे समझाती हूँ। पहले बात करते हैं रियल इनकम की। अब मैंने बोला 2011 में मेरी सैलरी लेट्स से 2 लाख रुपीज़ थी पर ईयर, ठीक है। अब ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी थी। अब 2024 चल रहा है, आई एम सेइंग माई सैलरी इज़ ऑल्सो 2 लाख रुपीज़ पर ईयर। इज़ दिस द सेम थिंग? क्या मैं ये बोलूँगी कि हाँ मैं बिल्कुल स्टेबल चल रही हूँ? नो, आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि 2011 में 2 लाख रुपीज़ में जो मेरी पावर थी चीज़ें परचेज करने की, आज के डेट में 2 लाख रुपीज़ में वो पावर नहीं है परचेज करने की, राइट। तो हेयर व्हाट इज़ द डिफरेंसेस ऑफ द इन्फ्लेशन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है परचेजिंग पावर पैरिटी का। तो पहले रियल इनकम को समझते हैं। नेशनल इनकम या हम कहें नॉमिनल इनकम, अगर हम अपनी नेशनल इनकम आज के प्राइजेस पे निकाल रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे नॉमिनल इनकम। आज यानी कि मैंने जब बोला कि वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उनका जो मार्केट प्राइस चल रहा है आज के टाइम पे, जो उनका मार्केट प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे मैंने एक वैल्यू निकाल दी, वो मेरी आ गई नेशनल इनकम। लेकिन अगर मैं उन्हीं गुड्स को जो आज मेरी जितनी प्रोडक्शन है, अगर मैं उनको 2011 के प्राइजेस पे कैलकुलेट करूँ तो मुझे पता चलेगी मेरी रियल इनकम। अगर मुझे कंपेयर करना है कि 2011 से 2024 तक इकोनॉमी ने कितनी तरक्की करी है, तो नॉमिनल इनकम के बेसिस पे इन्हें कंपेयर करना गलत है। क्योंकि हो सकता है आपकी प्रोडक्शन बड़ी हो लेकिन आपके प्राइजेस भी बड़े हैं, तो उससे आपको लगेगा आपकी इनकम तो डबल ट्रिपल हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा एक्चुअली में। फॉर एग्जांपल 2011 में हमने 100 यूनिट्स परचेज़ किए और वो 100 यूनिट्स मार्केट में 50 रुपीज़ के बिके, तो मैंने मोटे मोटे तौर पे बोला दैट 2011 में 5000 रुपीज़ मेरी इनकम थी। टुडे आई एम सेइंग कि मैंने 200 गुड्स परचेज़ किए और उनके प्राइजेज़ हैं लेट्स से 60, तो 200 इंटू 60 हो गया 1200। तो तब मेरी इनकम थी 200 इंटू 60 हुआ 12,000, तो तब मेरी इनकम थी 5000, आज मेरी इनकम है 12,000। तो हम बोलेंगे वाह भी 200% से भी ज़्यादा ग्रोथ कर दी इकोनॉमी ने, बट ऐसा नहीं है। हम इस जो हमने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से ही, जो उस टाइम पे प्राइजेस चल रहे थे, राइट। सो व्हेन नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जनरल प्राइजेस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, उसी ईयर में प्राइजेस करोगे तो उसे हम नॉमिनल इनकम बोलते हैं। और जब हम नेशनल आउटपुट को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द बेस ईयर, यानी कि जो हमने पुराना ईयर लिया है, तो हम उसको रियल इनकम बोलते हैं। रियल इनकम इज बेसिकली नॉमिनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वाले फैक्टर को आपने रिमूव किया है तो उसको हम बोलते हैं रियल इनकम।
एज ऑफ टुडे हमारा जो बेस ईयर है वो अभी 2011-12 ही चल रहा है, मतलब हम जब भी अपने रियल इनकम की बात करेंगे या रियल इनकम निकालना चाहते हैं तो हम 2011 के प्राइजेस को ही पिक करते हैं, राइट। जीडीपी डिफ्लेटर, अब क्योंकि जीडीपी की बात आई, जीडीपी भी आपका दो तरीके से निकल सकता है, नॉमिनल जीडीपी अगर आप आज के प्राइजेस पे निकाल रहे हो, और रियल जीडीपी अगर आप बेस ईयर के प्राइजेस पे निकाल रहे हो। तो कितना रिडक्शन आता है, इस चीज़ को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। दिस इज जीवीए इज बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया है। GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड इज नथिंग बट GDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपको पता है व्हाट इज GDP एट फैक्टर कॉस्ट। GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एट द फैक्ट्री कॉस्ट, एट द कॉस्ट प्राइसेस। इसको हम GDP एट FC बोलते हैं, और शॉर्ट इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिखा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या हो गया, GDP। अगर हम GDP बोलते हैं तो मतलब हमने उसको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया है। तो GDP प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस विल गिव यू ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फैक्टर कॉस्ट अगेन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है उसे हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, और मार्केट कॉस्ट होती है जब उस फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस और सब्सिडीज की एडजस्टमेंट हो जाती है तो उसे हम मार्केट कॉस्ट बोलते हैं। नाउ अ फैक्ट, ऑफिशियली इंडिया हमेशा अपनी नेशनल इनकम पहले फैक्टर कॉस्ट पे ही निकालता था। आफ्टर 2015 CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे नेशनल स्टैटिस्टिक्स हमें देती है, इन्होंने इस मेथड को चेंज किया और अब हम अपनी नेशनल इनकम मार्केट कॉस्ट पे निकालते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर मैटर ऑफ फैक्ट, परचेजिंग पावर पैरिटी, अब ये समझ में आ गया। परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ जब हमें डिफरेंट नेशंस की इनकम को कंपेयर करना हो। अब मैंने आपको पहले बताया था इन टर्म्स ऑफ GDP इंडिया स्टैंड 7th। अगर हम नॉर्मल GDP को देखें एब्सोल्यूट टर्म्स में तो इंडिया 7 नंबर पे, बट इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया 3rd नंबर पे। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 2000 रुपीज़ की वैल्यू जो इंडिया में है, क्या उसी 2000 रुपीज़ की वैल्यू US में सेम है? नहीं, US में उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो अगर कोई पर्सन है लेट्स से देयर आर 2 पीपल, एक पर्सन इंडिया में 2000 लेट्स से $100 की इनकम है उसकी, और एक पर्सन US में जिसकी $100 की इनकम है, विच वन इज़ बेटर? इंडिया इज़ बेटर, क्योंकि यहाँ पे वो $100 में जो अपनी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है, वहाँ पे वो $100 में वो लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये आ जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी, खरीदने की क्षमता में डिफरेंस। परचेजिंग खरीदना, पावर क्षमता, पैरिटी मतलब डिफरेंस। तो खरीदने की क्षमता में जो डिफरेंस होता है इसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि किसी भी प्राइस ऑफ एन आइटम को एडजस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द income levels and all that. So PPP can be used to compare the country's income level or other economic data concerning the cost of living, possible rates of inflation and deflation. मतलब cost of living क्या है अलग अलग कंट्रीज में, उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया 3rd नंबर पे स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ GDP। क्लियर? ऑल राइट, अब बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। 3 सेक्टर्स होते हैं, सिंपल प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट, प्राइमरी का मतलब होता है इनिशियल, प्राइमरी का मतलब होता है बिगनिंग। जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो सबसे पहले आपका प्राइमरी स्कूल में एडमिशन होता है, प्राइमरी एजुकेशन जिसे कहते हैं। तो दैट्स द प्राइमरी सेक्टर। इसका मतलब वो सेक्टर जहाँ से फर्स्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होती है या फर्स्ट या लेट्स से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है। आज के डेट में हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, बी इट कार्स, बी इट क्लोथ्स, बी इट बिल्डिंग्स, एनीथिंग अराउंड यू, इसका जो फर्स्ट रॉ मटेरियल है वो नेचर से आया है, राइट। तो ये सब वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं। माइनिंग, ऑल दी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ऑयल एक्सप्लोरेशन, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चीज़ें प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं, ठीक है। अगर किसी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है नेशनल इनकम में या फिर नेशनल लाइवलीहुड में, तो हम उसको एग्रीगेरियन इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। वो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। प्राइमरी सेकेंडरी के बाद आता है, प्राइमरी सेक्टर के बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी मतलब सेकेंड, दूसरे नंबर का सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर से रिसोर्सेज लेता है और उसको फर्दर प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था कॉटन का, एक फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस किया, कॉटन का प्लांट खड़ा किया, वो हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री। उसने उस कॉटन बॉल्स को इकट्ठा करके एक मिल को दिया जो कि उससे यार्न बनाएंगे, ये हो गई सेकेंडरी इंडस्ट्री, राइट। ये हो गई सेकेंडरी इंडस्ट्री।
जब उसने यान बना के किसी और फैक्ट्री को दिया फैब्रिक बनाने के लिए, वो भी सेकेंडरी इंडस्ट्री है, वो भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। उन्होंने फैब्रिक बना के किसी और फैक्ट्री को दिया, वो क्लॉथ बनाने के लिए, फ्रॉक बनाने के लिए, वो भी सेकेंडरी इंडस्ट्री है। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री इज बेसिकली द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। ये अपने रिसोर्सेज प्राइमरी सेक्टर से लेता है। तो अगर किसी इकोनॉमी में हाफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है या लाइवलीहुड सेकेंडरी सेक्टर से आ रही है, तो हम उसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है। और लास्ट आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी का वर्ड का मतलब ही होता है सपोर्ट। प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर दोनों को काम करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। किस तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है? फाइनेंस की, ट्रांसपोर्टेशन की, लॉजिस्टिक की, स्टोरेज की, बैंकिंग की। ये सब भी चीज़, अगर फार्मर को फार्मिंग करनी है तो उसे क्या चाहिए? उसे पैसे चाहिए, उसे बैंकिंग चाहिए, उसे लोन चाहिए, उसे चाहिए कि उसका जब कॉटन प्रोड्यूस हो गया है तो कोई ट्रांसपोर्टेशन से वो कॉटन दूसरी फैक्ट्री तक लेके जाए। उसका कॉटन जब तक सेल नहीं होता तब तक वो प्रॉपर वेयर हाउस में स्टोर रहे। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो कि सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को, इसे हम बोलते हैं टर्शरी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर। तो इसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस फैसिलिटी, ये सब इसके अंदर आता है। और अगर अगेन किसी इकोनॉमी में हाफ से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन या तो नेशनल इनकम में या लाइवलीहुड में टर्शरी सेक्टर का होगा तो उसे हम सर्विस इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। अब इंडिया की बात करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन इकोनॉमी को भी हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। इंडिया में प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, कैटल फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, कोल, ये सब इंडिया में एक्टिविटीज़ की जाती हैं। सेकेंडरी सेक्टर भी इंडिया का काफ़ी डेवलप्ड है। यहाँ पे जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल और भी बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड हैं। एंड टर्शरी सेक्टर की बात करें तो येस, इंडिया इज़ वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग टर्शरी सेक्टर इकोनॉमी। गवर्नमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बैंकिंग, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें टर्शरी सेक्टर पे कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के। अब थोड़ी सी पिक्चर देखते हैं कि इंडिया की पिक्चर कैसी है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का जितना भी ग्लोबल एग्रीकल्चरल आउटपुट है, इंडिया 10% उसमें कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर 18% कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर 28% कंट्रीब्यूट करता है और सर्विस सेक्टर 53% कंट्रीब्यूट करता है। अब आप सोचोगे कि सर्विस सेक्टर आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे तो क्या इंडिया एक सर्विस इकोनॉमी है? जी नहीं, इंडिया इज़ नॉट अ सर्विस इकोनॉमी। वाई? ऑल्दो एग्रीकल्चरल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 18% ही है, लेकिन आज भी हमारी कंट्री का 50% लाइवलीहुड, मतलब जो एम्प्लॉयड लोग हैं, ऑलमोस्ट 50% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड देयरफॉर इंडिया इज स्टिल एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी। आज भी हम एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी ही हैं। ऑल्दो उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये, सो एज यू कैन सी इन पॉइंट नंबर, लेट मी जस्ट शो यू। Okay, so as you can see here in point number 4, yeah, here एग्रीकल्चर सेक्टर 48% कंट्रीब्यूट करता है फॉर द वर्किंग फोर्स, टर्शियरी सेक्टर 27% और सेकेंडरी सेक्टर 24% कंट्रीब्यूट करता है फॉर द वर्किंग फोर्स। राइट, ऑल राइट। सो वर्ल्ड, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड एवरेज से ज़्यादा है, यानी कि वर्ल्ड में एवरेजली 6.4% एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन है, बट एज वी कैन सी इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन इज 18%। इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया वर्ल्ड एवरेज से नीचे है। वर्ल्ड में 30% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, जबकि एज वी कैन सी इन इंडिया इट इज़ 28%। और सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन 63% है, एज वी कैन सी इंडिया में से 53% है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। आई थिंक मैंने पहले शायद 7th बोला था, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो इंडिया इज स्टिल एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी। हाँ, अगर हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात करेंगे तो चाइना इज़ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, क्योंकि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, वो हाईली डेवलप्ड है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं और उनका मेजॉरिटी जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। अगर हम सर्विस इकोनॉमी की बात करें तो यूएसए इज़ अ सर्विस इकोनॉमी। यूएस का मेजर जीडीपी कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर यानी कि बैंकिंग, आईटी, फाइनेंस, इस तरीके की इंडस्ट्रीज से आता है। एंड इंडिया इज़ एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, एग्रीकल्चर बहुत मैक्सिमम परसूड ऑक्यूपेशन है, सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते हैं।
ओवर द ईयर्स एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में गिरता जा रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर गिर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है, बट सर्विस और टर्शरी सेक्टर उससे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. एज ऑफ स्टिल टुडे 48.7% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही काम करते हैं. तो दैट्स वाई इट बिकम्स अ मोर इम्पॉर्टेंट सेक्टर देन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. ये एक बहुत ही बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. आज भी 90% लोग अनऑर्गेनाइज लेबर में काम करते हैं. अनऑर्गेनाइज लेबर का मतलब होता है इनकी जो सैलरीज हैं प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम से नहीं आती, प्रॉपर टैक्सेशन नहीं देते, पर डे बेसिस पे काम करते हैं. इस तरीके के सेक्टर्स को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं. और जहाँ तक की बात करें कि ट्रेड की बात करें, इंडिया हैज़ अ लीडिंग पोजीशन इन ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेड. जो हमारा ट्रेड है मतलब एग्रीकल्चरल ट्रेड है उसमें इंडिया लीडिंग पोजीशन पे है. 2.15% ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड का कंट्रीब्यूशन इंडिया से आता है, विच इज़ अ सब्सटैंशियली लार्ज कंट्रीब्यूशन. वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट एंड राइस एंड ऑल दीज क्रॉप्स. तो ऑब्वियसली इंडिया का ट्रेड कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा है. एंड येस, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर इकॉनमी. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर. क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पता होना चाहिए कि वेयर डू वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ द होल कंट्री. क्वेश्चंस इस टॉपिक पे भी आते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट टॉपिक, और ये आज का लास्ट टॉपिक होगा जो हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था April 1, 1935 में. इसके लिए एक एक्ट पास हुआ था जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं 1934. अभी मैं आपको थोड़ा सा एक जिस्ट देती हूँ. ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है. स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो कि अपनी फील्ड में एपेक्स हैं, मतलब दे आर द टॉप इन देयर फील्ड. तो अगर हम बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बनाएगा. तो जब इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश की जाती हैं तो उनके लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाता है, जिस एक्ट में इन ऑर्गेनाइजेशन की राइट्स क्या हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये सब मेंशन होता है. तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1934 में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ April 1, 1935. ठीक है. पहले इसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में थे, बट नाउ दे हैव बीन मूव्ड टू मुंबई इन 1937. ऑसबॉर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, एज वी नो, जाके दिख भी रहा है कि इट वॉज एस्टैब्लिश बिफोर द इंडिपेंडेंट इंडिया. तो इनके जो गवर्नर थे फर्स्ट, दैट वॉज ऑसबॉर्न स्मिथ. 1949 में, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इमीडिएटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया. अगर मैं बोलूँ नेशनलाइज, तो नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंडर लेती है, मतलब उसके 51% से ज़्यादा शेयर्स ले ले, तो हम उसको नेशनलाइजेशन कहते हैं. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1949 में गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था बाय एक्वायरिंग मोर देन 51% शेयर्स ऑफ द बैंक. तो इट बिकेम अ नेशनलाइज बैंक इन 1949. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 जोनल ऑफिसेज हैं, मतलब एक नॉर्थ में है, एक ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे ऑफिसेज हैं. नॉर्थ में न्यू दिल्ली में है, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता और वेस्ट में मुंबई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो जिसे हम कमेटी बोलेंगे या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बोलेंगे, वो कुछ लोगों से बनती है. गवर्नर्स, नंबर 1 इज़ द गवर्नर. फिर 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं. ये चारों जोन से आते हैं, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन एंड साउथ जोन से एक एक गवर्नर आता है. 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एंड 4 डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट द लोकल बोर्ड हेडक्वार्टर्स ऑफ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली. ठीक है. ये जो गवर्नर्स हैं, द मेन गवर्नर एंड द 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, दे आर अगेन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सिर्फ हमारे ऐसे एक गवर्नर जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, दैट इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह. ये पहले गवर्नर थे RBI के और ये बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जनरली मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जाना सकता है. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हु वॉज द ओनली गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु ऑल्सो सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. फंक्शंस क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये तो ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था, हु विच बैंक इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया था. तो मॉनेटरी अथॉरिटी है, क्योंकि ये एपेक्स बैंक है. पूरी कंट्री की जो मनी सप्लाई है, एक्सचेंज रेट, बैलेंस पेमेंट मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ये रिजर्व बैंक का काम है. इश्यूर ऑफ करेंसी, जितने भी हमारे नोट्स प्रिंट होते हैं वो रिजर्व बैंक करता है, एक्सेप्ट फॉर कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट. एक्सेप्ट फॉर कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आते हैं. अदर देन दिस जितनी भी करेंसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही प्रिंट करता है. इसीलिए इन्हीं का ही काम है, अगर कंट्री में फेक करेंसी सर्कुलेट हो रही है, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल इट. इश्यूर ऑफ बैंकिंग लाइसेंस, अगर आप कोई भी बैंक सेटअप करना चाहते हो तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ता है. रिजर्व बैंक इज़ द बैंकर्स बैंक, मतलब अगर बैंक को लोन लेना है, बैंक को कुछ डिपॉजिट कराना है तो वो RBI के पास जाएगा. इट इज़ द बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑल्सो. हम लोग अपना अकाउंट कमर्शियल बैंक्स में खोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपना अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही खोलती है. इट इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट.
अगर किसी कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल दिवाला निकलने वाला है, देन एट द एंड इट कैन गो टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो उसके पास जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं, सेफ्टी है, जो भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी रख के उनसे लोन्स ले सकता है। एक्ट ऑफ क्लियरिंग हाउसेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही काम है। जो बैंक्स में आपस में ना बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से कॉल मनी, पुट मनी, लोन, छोटे मोटे लोन देते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इन सबको क्लियर करना ये रिजर्व बैंक का काम है। इट इज़ अ रेगुलेटर ऑफ द इकोनॉमी। पूरी कंट्री की मनी सप्लाई, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इस तरीके के फैक्टर्स को कंट्रोल करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। इट रेगुलेट्स, इट एडमिनिस्टर्स एंड इट इन्फोर्सेस द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, जो कि 1999 में आया था। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय और सेल करता है फॉरेन करेंसी को टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट। देखो जो एक्सचेंज रेट होता है ना, एक्सचेंज रेट आप सबको पता होगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। तो जैसे हम बोलें टुडे $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, तो ये एक्सचेंज रेट होता है। ये भी बेसिकली डिमांड और सप्लाई पे ही बनता है। मतलब अगर सपोज करो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी दिन, बहुत ज़्यादा, तो मतलब बाहर की कंट्री हमारे गुड्स ले रही है बहुत ज़्यादा, जब वो हमारे गुड्स देगी तो उसको जो पेमेंट जब करनी होगी उसको रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपये की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। जब रुपये की डिमांड बहुत बढ़ेगी ऑटोमेटिकली हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आज की डेट में इंडिया के एक्सपोर्ट्स उतने ज़्यादा नहीं है, यूएस में एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है इसीलिए डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और रुपये की वैल्यू बहुत कम है। तो ये जो करेंसी की जो मार्केट होती है, करेंसी की जो डिमांड सप्लाई होती है, इसी से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। तो आरबीआई मेक श्योर करता है कि बाय और सेल करता है हमारी फॉरेन करेंसी को, ताकि वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखे। राइट, इट शुड नॉट गो वेरी हाई, इट शुड नॉट गो वेरी लो, क्योंकि स्पेकुलेशंस बहुत होती हैं। लोग जैसे कि आप लोगों ने स्टॉक मार्केट्स में भी होता है, लोग शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं और बाइंग एंड सेलिंग से प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेक श्योर करता है कि अननेसेसरी बाइंग और सेलिंग से एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे ना जाए। तो इट मेंटेन्स द एक्सचेंज रेट, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट भी करता है इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इन सब को रिप्रेजेंट करता है आरबीआई, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इन सबके सामने। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट स्कीम्स, ये भी अगेन वही चीज़ है, पेमेंट एंड सेटलमेंट स्कीम्स जो कि कंट्री में चल रही है। इट फोकस की जो भी सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शंस हों, एफिशिएंट पेमेंट हों, एफिशिएंट सेटलमेंट्स हों, ये भी रिजर्व बैंक और अल्टीमेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम, ऑम्बड्समैन वर्ड का मतलब ही होता है जो आपकी कंप्लेंट्स को ले। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कंप्लेंट्स हैं, आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बहुत हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट्स हैं या कोई भी ऐसी इश्यूज़ हैं, तो आप अंडर बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम आरबीआई के पास एक कंप्लेन रेज कर सकते हैं। पब्लिशर ऑफ द मॉनेटरी डेटा, जितना भी जो डेटा होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी जैसे मैंने आपको बताया था CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स निकालती है ऑफ द कंट्री। सिमिलरली आरबीआई भी बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स निकालता है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स, फॉरेन एक्सचेंज, इन सब की जो मनी वैल्यू है ये सब आरबीआई के पास अवेलेबल होती है। आरबीआई क्योंकि ये एपेक्स बैंक है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम है कि इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को डेवलप भी करना है। अगर मैं बोलूँ डेवलप मतलब बैंकिंग शुड बी अवेलेबल टू एवरीबडी, बैंकिंग शुड बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। तो इस तरीके के बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक्स भी आरबीआई ने स्टार्ट किए हैं। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, SIDBI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड NADB, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट बैंक, और EXIM बैंक होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एंड NHB इज नेशनल हाउसिंग बैंक। ऑलराइट, अदर देन दिस ओके, सो नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो टिल नाउ बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स। तो इसी वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, इफ़ यू वांट मी टू चेंज एनीथिंग, कुछ और तरीके से आपको समझना है, or any other thing which you want me to come up in my videos, please mention in the comment section. I'll definitely reply to them. So thank you so much. Keep learning, keep studying, and all the best.